जेडी वेंस जो कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात, इन दोनों की जो मुलाकात हुई है, व्हाइट हाउस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इस्लामाबाद में दोनों नेताओं के बीच बातचीत, शांति वार्ता के बीच कूटनीतिक गतिविधियां तेज हैं। इस समय इस्लामाबाद में सुबह ही पहुंच गए थे जेडी वेंस, उनके स्वागत के लिए असीम मुनीर वहां पर मौजूद रहे, इशाक डार, इन दोनों ने स्वागत किया जेडी वेंस का। ईरान का डेलीगेशन, यूएस का डेलीगेशन इस्लामाबाद में मौजूद है और शांति वार्ता के बीच में कूटनीतिक गतिविधियां जो हैं वो तेज हैं, ये जानकारी मिल रही है। एक एक करके तमाम शर्तों पर बात हो रही है, टेबल टॉक। ये बहुत बड़ा दिन है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर चीज़ें बिगड़ गई तो एक बार फिर से वॉर शुरू हो जाएगा और बड़े पैमाने पर हमले फिर से देखेंगे आप, और एक बार फिर से वो तमाम संकट लोगों को झेलने पड़ सकते हैं। हालांकि 12 दिनों के लिए सीज फायर और उस बीच में दोनों डेलीगेशन इस्लामाबाद में है। शहबाज शरीफ और जेडी वेंस के बीच में जो मुलाकात, उससे संबंधित ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। शांति वार्ता के बीच में कूटनीतिक गतिविधियां जो होती हैं वो इस वक्त जारी हैं। एक और बड़ी खबर इसी बीच जान लीजिए, शहबाज शरीफ से ईरानी नेताओं की मुलाकात भी हुई है। इस्लामाबाद में ईरानी प्रतिनिधिमंडल यानी डेलीगेशन के साथ अहम बैठक है। ईरान के विदेश मंत्री और स्पीकर पहुंचे हैं मुलाकात करने। ईरान के बाद में अमेरिकी नेताओं से शहबाज मिलेंगे। शहबाज से मुलाकात के बाद होगी ईरान यूएस वार्ता। इस्लामाबाद में कूटनीतिक हलचल काफ़ी तेज है, तो ये बड़ी खबर है। दोनों डेलीगेशन से संबंधित, यूएस के डेलीगेशन से भी शहबाज शरीफ की मुलाकात, उसके बाद में जो ईरान का डेलीगेशन है उससे भी मुलाकात हुई है और अभी एक एक करके मुलाकात होगी। आमने सामने अभी कोई बैठक नहीं हो रही है, ये पता चला है। ईरान के विदेश मंत्री और स्पीकर मुलाकात करने के लिए शहबाज शरीफ से पहुंचे थे, जो डेलीगेशन आया उनमें, और ईरान के बाद में अमेरिकी नेताओं से भी शहबाज की मुलाकात की खबरें हैं। और ये बड़ी जानकारी इस्लामाबाद से निकलकर सामने आ रही है। इस मध्यस्थता का जो आज का दिन है, जिसमें पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, उससे संबंधित ये इस वक्त की एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान की जब्त संपत्ति छोड़ने से इनकार कर दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। व्हाइट हाउस ने रिहाई से जुड़ी खबरों का खंडन भी किया है। कतर और विदेशी बैंकों में जमा है ईरानी फंड्स। जब्त संपत्ति पर यूएस का सख्त रुख बरकरार है। पहले ये खबरें आई थी कि यूएस मान गया है जब्त संपत्ति को रिलीज करने के लिए, लेकिन बाद में व्हाइट हाउस की तरफ से इसका खंडन किया गया, बताया गया कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। अमेरिका ने ईरान के जब्त संपत्ति छोड़ने से इनकार किया है, ना कि हाँ, व्हाइट हाउस ने रिहाई से जुड़ी खबरों का खंडन किया है, क्योंकि ये खबरें आने लगी थी कि इस्लामाबाद में जो बातचीत चल रही है उस बातचीत में पहली शर्त ये रखी गई और उस पहली शर्त पर यूएस मान गया है। लेकिन व्हाइट हाउस ने बाद में इसका खंडन किया और बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी उनकी शर्त, विशेष तौर पर जब्त संपत्ति छोड़ने से संबंधित, हमने उसको इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस ने रिहाई से जुड़ी खबरों का खंडन किया है। देखिए, मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और नाजुक संघर्ष विराम के बीच में पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में अहम शांति वार्ता जारी है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब क्षेत्रीय हालात बेहद संवेदनशील हैं और किसी भी छोटी चूक से तनाव फिर से बढ़ सकता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान की भूमिका को लेकर हो रही है। इस्लामाबाद में आज होने वाली इस हाई प्रोफाइल बैठक के लिए अमेरिका और ईरान प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के स्थानीय समय के अनुसार सुबह 8 बजे वार्ता शुरू होनी थी, लेकिन डेलीगेशन के देर से पहुंचने के कारण इसे टाल दिया गया। अब यह बातचीत दोपहर में शुरू हुई है। माना जा रहा है कि यह 1 से 2 दिनों तक वार्ता चल सकती है। शांति वार्ता के मद्देनजर इस्लामाबाद को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लॉकडाउन लगा दिया गया है। रेड जोन को सील किया गया है, जहां संसद, सरकारी दफ्तर और विदेशी दूतावास स्थित है। उस पूरे एरिया को प्रमुख सड़कों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और सुरक्षा एजेंसी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। यह व्यवस्था इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान इस बैठक को हर हाल में सफल दिखाना चाहता है। कोई आतंकवादी गतिविधियां ना हो जाए, क्योंकि आतंकवादी मुल्क है पाकिस्तान। अमेरिका की ओर से इस बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचे। उनके स्वागत के लिए किस प्रकार से डार नजर आए, वहां पर असीम मुनीर नजर आए। देखिए, विशेष दूत उनके साथ स्टीव विटकॉफ हैं, साथ साथ में जारेड कुशनर हैं और ब्रैड कूपर जैसे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। दूसरी ओर ईरान के डेलीगेशन की हम बात करें तो ईरान का प्रतिनिधित्व संसद अध्यक्ष
मोहम्मद बागेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री इशफाक डार और सेना प्रमुख असीम मुनीर इस वार्ता में शामिल हैं। इससे पहले ईरानी डेलीगेशन ने असीम मुनीर से मुलाकात भी की, जिसके बारे में हमने बड़ी खबर के माध्यम से आपको जानकारियां दी। इस पूरे घटनाक्रम का अहम संकेत ये माना जा रहा है। हालांकि इस पूरी शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंबे समय से पाकिस्तान पर आतंकवाद को पनाह देने, दोहरी नीति अपनाने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में अब वही पाकिस्तान खुद को एक शांति मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है, जिसे लेकर कई देशों में संदेह की स्थिति बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की सक्रियता उसकी मजबूरी भी हो सकती है। आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच में पाकिस्तान अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है। इस वार्ता की मेजबानी करके वो खुद को एक जिम्मेदार और प्रभावशाली देश के रूप में स्थापित करना चाहता है, लेकिन उसके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए राह आसान दिख नहीं रही है। वार्ता की प्रक्रिया के तहत पहले ईरानी डेलीगेशन की पाकिस्तान के नेतृत्व के साथ में एक अलग बैठक होगी, जिसमें वो अपनी शर्तें रखेगा। इसके बाद में अमेरिकी डेलीगेशन के साथ ही इसी तरीके की चर्चा होनी है, वो अपनी शर्तें रखेंगे। अंत में दोनों पक्ष पाकिस्तान की मौजूदगी में आमने सामने बातचीत करेंगे। इस पूरी कवायद का उद्देश्य अमेरिका और ईरान के बीच में जारी तनाव को कम करना और स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ना है। हालांकि ये भी साफ है कि दोनों देशों के बीच में मतभेद काफी गहरे हैं और किसी ठोस नतीजे तक पहुंच पाना आसान दिख नहीं रहा है। भारत के नजरिए से देखें तो पाकिस्तान की इस भूमिका को लेकर सतर्कता स्वाभाविक है। भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाता रहा और पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला पोसा भी है, ये दुनिया जानती है। तमाम बड़े आतंकवादी वहीं पर हैं। ऐसे में शांति वार्ता की मेजबानी के जरिए पाकिस्तान का खुद को जिम्मेदार खिलाड़ी के रूप में पेश करना कई सवाल भी खड़े करता है। कुल मिलाकर इस्लामाबाद में हो रही ये वार्ता सिर्फ अमेरिकी और ईरान के बीच बातचीत भर नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की वैश्विक छवि की भी परीक्षा है। एक तरफ वो खुद को मध्यस्थ के रूप में स्थापित करना चाहता है, तो दूसरी तरफ उसकी विश्वसनीयता पर उठते सवाल उसके सामने बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अब ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या यह वार्ता किसी ठोस नतीजे तक पहुंच पाती है या फिर यह भी महज एक कूटनीतिक औपचारिकता बनकर रह जाती है। साथ ही पाकिस्तान इस मौके पर अपनी छवि सुधारने में इस्तेमाल कर रहा है। यह भी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि वो इसमें कितना कामयाब हुआ है। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान शांति वार्ता से संबंधित ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है। एक बड़ी खबर जान लीजिए इस बीच। अब्बास अरागची ने जर्मनी विदेश मंत्री से बातचीत की है। क्षेत्रीय हालातों पर दोनों नेताओं के बीच में अहम चर्चा हुई है। तेहरान टाइम्स के हवाले से ये जो खबर छपी है उसके हवाले से हम आपको ये बता रहे हैं, मिडिल ईस्ट के ताज़ा घटनाक्रम पर एक कूटनीतिक संवाद हुआ है। तेहरान टाइम्स के हवाले से जानकारियां हैं। मध्य पूर्व के ताज़ा घटनाक्रम पर यह कूटनीतिक संवाद लगातार जारी है और जिस प्रकार से अब्बास अरागची ने जर्मनी के विदेश मंत्री से बातचीत की है, वो भी मिडिल ईस्ट में जारी तनाव, वहाँ की सिचुएशन से संबंधित अहम चर्चा बताई जा रही है। क्षेत्रीय हालत वहाँ के क्या है, तेहरान टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। अब्बास अरागची की मौजूदगी इस वक्त इस्लामाबाद में है, लेकिन ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि विदेश मंत्री से जो बातचीत हुई है जर्मनी के विदेश मंत्री से, उसमें क्षेत्रीय हालात पर दोनों नेताओं ने बात की है, चर्चा हुई है। तेहरान टाइम्स ने ये खबर छापी है। देखिए, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसे गुजरने वाले जहाजों पर टोल तो बिल्कुल नहीं लेने देगा। टोल या ट्रांजिट शुल्क लगाने की अनुमति हम नहीं देंगे। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को लेकर वैश्विक चिंता चरम पर है। हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्र रास्तों में से एक है, जहां से दुनिया का 20% तेल आपूर्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में ईरान द्वारा कथित रूप से यहां से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क की जो खबरें आ रही हैं, उसको लेकर ट्रंप ने ये अपनी स्थिति स्पष्ट की है। ट्रंप ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है
और किसी एक देश का इस पर नियंत्रण नहीं हो सकता, वसूली का अधिकार उनको कैसे हो सकता है। ट्रंप ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। अगर ईरान ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो अमेरिका उसे रोकने के लिए जरूरी कदम भी उठाएगा। यह बयान उस समय आया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे थे, जहां ईरान और अमेरिका के बीच में शांति वार्ता चल रही है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर तमाम जानकारी लिखी, आलोचना की, कहा कि तेहरान अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का इस्तेमाल सौदेबाजी और दबाव बनाने के हथियार के रूप में कर रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ईरान के पास में अब सीमित सैन्य विकल्प बचे हैं और वो वैश्विक व्यापार मार्ग को बाधित कर अपने हित साधने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जमीनी स्थिति को लेकर कई तरीके के दावे सामने आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आवाजाही को लेकर चिंताएं जरूर हैं, लेकिन हजारों नाविकों के भूखे प्यासे फंसे होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भी चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके की खबरों को सावधानी से परखने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे स्थिति को लेकर अनावश्यक भय और भ्रम फैलाया जा रहा है। ईरान की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे पर स्पष्ट बयान नहीं आया है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि वो अपने क्षेत्रीय अधिकारों और सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेगा। ईरान लंबे समय से पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों, दबाव का सामना कर रहा है। ऐसे में वो अपने रणनीतिक विकल्पों को मजबूत करने की कोशिश कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि हॉर्मुज को लेकर किसी भी तरह का तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। यहां से गुजरने वाले तेल टैंकरों की सुरक्षा और निर्बाध आवाजाही दुनिया भर के देशों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश पहले भी इस क्षेत्र में नौसैनिक उपस्थिति बढ़ा चुके हैं ताकि व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ट्रंप के ताजा बयान से यह संकेत मिलता है कि अमेरिका इस मुद्दे पर किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। कूटनीतिक स्तर पर प्रयास जारी हैं। इस्लामाबाद में चल रही अमेरिका ईरान वार्ता के लिए इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि दोनों देश बातचीत के जरिए किसी समाधान तक पहुंच सकते हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव कम हो। कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बढ़ता विवाद सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच टकराव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण अहम होगा कि कूटनीतिक प्रयास सफल होते हैं या फिर यह टकराव और ज्यादा गहराता चला जाता है। मिडिल ईस्ट में देखिए, एक तरफ कूटनीतिक हलचल तेज है तो दूसरी तरफ जमीनी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में लगातार वार्ता और तमाम चीजें हम देख रहे हैं, उससे संबंधित खबरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इजराइल नहीं रुक रहा है। इजराइल ने लेबनान में अपने सैन्य अभियान को और बढ़ा दिया। ताजा जो जानकारियां मिल रही हैं उसके अनुसार दक्षिणी यानी साउथ लेबनान के नबातीह इलाके के मैफादौन कस्बे में रिहायशी इमारत पर इजराइल ने 3 लोगों की हत्या कर दी, एक तरीके से बम गिराकर। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब क्षेत्र में स्थायी संघर्ष विराम को लेकर बातचीत की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इजराइल ने साफ संकेत दिया है कि वो अपनी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। खासतौर पर हिजबुल्लाह के खिलाफ उसकी कार्रवाई लगातार जारी है। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान को अपने सैन्य ठिकाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और वहीं से इजराइल के खिलाफ हमलों की योजना बनाई जाती है और इसका कारण इजराइल इन ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजरायली सेना का कहना है कि उसका मकसद आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आतंकवादियों का जो ढांचा है उसको खत्म करना है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि अमेरिका और ईरान के बीच में हुए अस्थायी संघर्ष विराम में लेबनान शामिल नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही साफ कर चुके हैं कि सीज फायर केवल ईरान और अमेरिका के बीच सीमित है। यही वजह है कि इजराइल लेबनान में अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए। हालांकि लेबनान की ओर से भी अब कूटनीतिक पहल तेज हुई है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने घोषणा की है कि इजराइल के साथ 14 अप्रैल से सीधी बातचीत शुरू हो सकती है। ये बातचीत अमेरिका की मध्यस्थता में होने की संभावना है। इससे पहले दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में प्रारंभिक स्तर पर संपर्क भी स्थापित किया जा चुका है, लेकिन कूटनीतिक प्रयासों के बीच जमीनी हालत बेहद गंभीर है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 40 दिनों में इजरायली हमलों में करीब 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। 28 फरवरी को शुरू हुए इस जंग के दौरान कई बड़े हमले लेबनान के ऊपर इजराइल ने किए। इजराइल का कहना है कि यह अभियान उसकी आत्मरक्षा का हिस्सा है। उसका मुख्य लक्ष्य हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमता को खत्म कर देना है।
भविष्य में होने वाले हमलों को रोकना है। इजराइल के रणनीतिक हलकों में यह साफ संकेत दिया जा रहा है, मिल रहा है। हिजबुल्लाह का खतरा पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता तब तक इजराइल सैन्य कार्रवाई अपनी जारी रखेगा। इस प्रकार की बातें बहुत स्पष्ट तौर पर इजराइल की तरफ से बार बार कही जा रही है। उधर इस्लामाबाद में भी लगातार बातचीत चली ताकि मिडिल ईस्ट में पूर्ण रूप से शांति हो पाए, लेकिन संभावना इजराइल की तरफ से बहुत कम दिख रही है। इजराइल का रुख साफ है कि वो अपनी सुरक्षा के साथ साथ कोई समझौता करेगा नहीं। हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के खिलाफ वो रुकेगा नहीं। आने वाले दिनों में यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या कूटनीतिक प्रयास इस तनाव को कम कर पाते हैं या फिर संघर्ष और व्यापक रूप लेगा। फिलहाल लेबनान और पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता और तनाव का माहौल बना दिखाई दे रहा है। मध्य पूर्व में जारी तनाव और हालिया संघर्ष विराम के बीच में एक नया भू राजनीतिक मोड़ सामने आया है, जिसने वैश्विक शक्ति संतुलन को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज के हवाले से सामने आई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन आने वाले हफ्तों में ईरान को उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब एक और अमेरिका ईरान के साथ कूटनीतिक प्रयासों के जरिए हालात को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चीन की भूमिका को लेकर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक यह आपूर्ति सीधे तौर पर नहीं बल्कि तीसरे देश के माध्यम से होगी, ताकि चीन की सीधी भूमिका छिप जाए और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से वो बच पाए। खुफिया आकलन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ईरान इस युद्ध विराम का इस्तेमाल अपनी सैन्य क्षमताओं को फिर से मजबूत करने के अवसर के रूप में कर रहा है और चीन इसमें अहम सहयोगी बन सकता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिकी चीन संबंधों में संभावित तनाव की आशंका बढ़ा दी है, खास तौर पर जब ट्रंप अगले महीने चीन दौरे पर जाने वाले हैं और उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से भी होगी। ऐसे में यह मुद्दा दोनों देशों के बीच वार्ता का संवेदनशील बिंदु बन सकता है। इसको देखते हुए ये तमाम चीजें की जा रही हैं। चीन एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करता है और वो तनाव कम करने के प्रयासों में लगा भी हुआ है। लेकिन अमेरिकी पक्ष का कहना है कि हालिया संघर्ष के दौरान ईरान द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका विमानों के लिए गंभीर चुनौती पेश की। विशेष रूप से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों के लिए एक असीमित खतरा है। ऐसे में अगर ईरान को और उन्नत सिस्टम मिल जाते हैं तो भविष्य में अमेरिकी सैन्य अभियान के लिए जोखिम और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर ट्रंप ने संकेत दिए थे कि ये हमला एक पोर्टेबल हीट सिंकिंग मिसाइल से किया गया था, जबकि ईरान ने दावा किया था कि उसने एक नए वायु रक्षा तंत्र का इस्तेमाल किया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सिस्टम का स्रोत था क्या। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की रणनीति बहुस्तरीय हो सकती है। एक और वो खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वो अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को भी साधने से पीछे नहीं हट रहा है, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में जहां चीन ईरान तेल का एक बड़ा खरीदार है। सूत्रों के मुताबिक चीन खुलकर संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन वो ईरान के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए उनका रक्षात्मक सहयोग जरूर कर सकता है। यानी एयर डिफेंस सिस्टम को आक्रामक नहीं बल्कि सुरक्षा से जुड़े उपकरण वो बताकर दे सकता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय आलोचना से वो बचे। इसके साथ ही रूस का फैक्टर भी इस पूरे समीकरण में अहम है। रिपोर्ट के अनुसार मॉस्को यानी रूस पहले ही ईरान को खुफिया सहयोग दे चुका है, क्षेत्र में अमेरिकी और सहयोगी देशों के ठिकानों को निशाना बनाने में मदद कर चुका है। ऐसे में चीन और रूस दोनों का ईरान के साथ जुड़ाव पश्चिमी देशों के लिए एक रणनीतिक चुनौती से कम नहीं है। दूसरी ओर अगर ईरान को बाहरी समर्थन मिल जाता है तो उसका रुख और सख्त होगा, इससे शांति प्रक्रिया कमजोर होगी। कुल मिलाकर यह मामला सिर्फ एक संभावित हथियार सौदे तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन और भू राजनीतिक रणनीतियों का हिस्सा है। अमेरिका जहां कूटनीति के जरिए समाधान तलाश रहा है, तो वहीं चीन पर डबल गेम खेलने के आरोप लग रहे हैं। इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, बेहद अहम होगा कि यह विवाद अमेरिका और चीन के रिश्तों में नई खाई पैदा करता है या फिर दोनों देश कूटनीतिक स्तर पर इस मुद्दे को सुलझाने में सफल हो जाते हैं। शांति की ओर जाएगा ये सब कुछ या टकराव की तरफ, ये तमाम बड़े सवाल चीन पर ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम देने की खबर पर आधारित ही है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच में शांति वार्ता के तैयारियों के बीच एक नया कूटनीतिक विवाद सामने आ गया है। इजराइल के पूर्व सरकारी प्रवक्ता येरोन लेवी ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हालिया बयान की कड़ी आलोचना की है। लेवी ने इस बयान को अत्यंत निंदनीय बताते हुए कहा है कि यह एक जिम्मेदार देश की भाषा नहीं हो सकती, खासकर तब
जब वो खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थ की भूमिका में पेश कर रहा है। ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर इजराइल के खिलाफ तीखी टिप्पणी की। उन्होंने इजराइल को मानवता के लिए अभिशाप बताया, लेबनान में उसके सैन्य अभियानों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि बढ़ते विरोध के बाद ये पोस्ट हटा ली गई, लेकिन तब तक ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुकी थी। इजरायली पक्ष की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए यलोन लेवी ने कहा कि इस तरीके की बयानबाजी न केवल अस्वीकार्य है बल्कि ये क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है। उनका कहना था कि जब कोई परमाणु क्षमता वाला देश इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। इससे सवाल उठता है कि क्या ऐसा देश वास्तव में शांति प्रक्रिया का निष्पक्ष पक्षधर हो सकता है। लेविन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की छवि पहले से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विवादों में रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान पर लंबे समय से आतंकवाद को पालने पोसने के आरोप लगते हैं और इस तरीके का बयान उसकी धारणा को और मजबूत करते हैं। हालांकि ये ध्यान देना जरूरी है कि पाकिस्तान इन आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान में किस प्रकार के दुनिया के तमाम आतंकवादी हैं, किस प्रकार से वहां पर ओसामा पकड़ा गया, किस प्रकार से वहां पर हाफिज सईद और तमाम आतंकवादी अभी भी एक्टिव हैं, इसके बारे में दुनिया जानती है। दूसरी ओर इस तरीके के विवाद उसकी कोशिशों को कमजोर भी करते हैं, खासतौर पर तब जब पाकिस्तान खुद को क्षेत्रीय स्थिरता का समर्थक और मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहा है। पूरा ड्रामेबाजी इस्लामाबाद में चल रही है। ऐसे में यह ताज़ा घटनाक्रम दोनों देशों के बीच में तनाव को और गहरा कर सकता है। वह इस पूरे मामले का असर व्यापक क्षेत्रीय समीकरणों पर भी पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही वार्ता में कई संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं, जिनमें लेबनान, हिजबुल्लाह, क्षेत्रीय सुरक्षा भी प्रमुख है। ऐसे में अगर मध्यस्थ देश को लेकर मध्यस्थता विवाद खड़ा हो जाए तो बातचीत की प्रक्रिया प्रभावित होगी ही होगी। कुल मिलाकर यह घटनाक्रम दिखाता है कि कूटनीतिक मंच पर शब्दों का चयन कितना महत्वपूर्ण होता है। पाकिस्तान के नेता ने जो विवादित बयान दिया उसको लेकर इजराइल ने जोरदार प्रहार किया। यलोन लेवी ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को घेरा है, ख्वाजा आसिफ को विशेष तौर पर उनकी तीखी प्रतिक्रिया पर उससे संबंधित महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है।